जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रेजेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 75। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग के लिए मैं बहुत जल्द ही रिटेरिया की जो करंट अफेयर्स है उसमें जो 10 सेट दिए गए 50-50 क्वेश्चन के, और उसे मैं कवर करवाने वाला हूँ। फिर मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं उसके पेज बाय पेज या फिर इंपॉर्टेंट पेज उसमें जो भी बुक में होगा वो मैं आगे करवा दूंगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सूचना था। उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो बहुत जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ, बस वीडियो में डाल दिया हूँ, देख लेना। उसी के साथ साथ एक और बुक है, लेकिन वो जो घटना चक्र की बुक के बारे में मैं उस वीडियो में बताया हूँ। वो बुक ये बुक जब मैं ख़त्म करूँगा फिर उसे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 1946 में जो गठित हुई थी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, उसके सदस्य इनमें से कौन नहीं थे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो उसके सदस्य उस समय जो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं थे, लेकिन जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उन्हें सूचना देना पड़ेगा? मतलब अगर भारत के राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाते हैं, यानी संसद महाभियोग लगाना चाहती है या फिर लगाती है, तो उससे कितने दिन पूर्व उन्हें सूचना दे देगी? तो उन्हें कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारत का जो संविधान सभा था राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो वो स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो कितने दिनों के भीतर? कम से कम 2 माह के भीतर रखा जाना चाहिए। मतलब ऐसा पूछा जा रहा है, फिर से क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? 2 माह के भीतर जो है रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है वो किस सूची का है? वो समवर्ती सूची का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो योजना आयोग का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, कौन किए थे? तो ये किए थे जॉन मथाई। और कब किए थे? 1950 में। ठीक है, कौन प्रस्तुत किए थे? जॉन मथाई। और कब किए थे? 1950 ईस्वी में। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। कब से? तो 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की पार्टी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो अग्रणी व्यक्ति थे अरुणा रॉय। कौन थे? अरुणा रॉय। सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा ये बताइए, आरटीआई में सबसे खराब परफॉर्मेंस किस राज्य का है? भारत में आरटीआई में सबसे खराब परफॉर्मेंस इस ईयर में किस राज्य का रहा है? वो रहा है तमिलनाडु का। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, तो वो कौन सा? मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? तो कौन से देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? वो है माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नीति माना लेक, याद रखिएगा, नीति माना लेक। इससे आपको ध्यान में रहेगा कि ये तीनों दर्रा जो है वो उत्तराखंड में। चलिए, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव कहा जाता है लवण कक्ष का प्राकृतिक वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर पहाड़ी स्थित है असम में। किस में? असम में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? ये जो है गोसाई थान, ये जो है भारत में स्थित नहीं है। बाकी कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल ये तीनों भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? स्थल रुद्ध देश नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 17, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो चितवन घाटी स्थित है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 18, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, कोशिकाएं जो हैं, वो क्या कार्य करते हैं? वो करते हैं रोगाणुओं का विनाश। इसी में ये WBC के बारे में पूछा, अगर RBC के बारे में पूछता तो क्या करती है? तो RBC क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन, जो बॉडी में ऑक्सीजन इधर से ऊपर से नीचे, वो नीचे से ऊपर आती जाती रहती है, तो वो किसके कारण? तो RBC के कारण। और ये जो ऑक्सीजन का परिवहन में जो ऑक्सीजन के परिवहन को रोकता है, वो कौन सा गैस रहता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन में रुकावट डालता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। ठीक है, चलिए, हदीस क्या है? तो हदीस इस्लामिक कानून है। क्वेश्चन नंबर 21, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1347 ईस्वी में। कब की गई? 1347। ध्यान रखिएगा, 1947 ध्यान रखते हैं, उसी से 600 साल पहले चला जाना। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता है मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो अकबर के साथ जो युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, वह कहाँ की रानी थी बताइए? तो वो रानी थी मंडाला की। कहाँ की? मंडला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? वो कहा जाता था सूरत बंदरगाह को। क्वेश्चन नंबर 26, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कोलवर्ट को। किसको? कोलवर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये थे जोधपुर के राजा। क्वेश्चन नंबर 28, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था गोरखपुर कारागार में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? बुर्ज-होम। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 32, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत जो निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। किनके द्वारा? मांग और पूर्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक समीक्षा जो जारी किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर P रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो डॉक्टर P रामाराव समिति का संबंध रक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 37, उच्छव सन के समय पसलियाँ क्या होती है? उच्छव सन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। कहाँ गति करती है? नीचे की ओर गति करती है। क्वेश्चन नंबर 38, केंचुआ से क्या लाभ है बताइए? ऐसे केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, तो लेकिन केंचुआ से क्या लाभ है बताइए? तो ये क्या करता है? जमीन को उपजाऊ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित देखना है, ठीक है। पादप रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहला है नींबू कैंकर रोग जीवाणु के कारण, बिल्कुल सही है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण, बिल्कुल सही है। भिंडी की पीत रोग जो है वो विषाणु के कारण, सही है। फिर से एक बार देख लेते हैं, नींबू कैंकर रोग जीवाणु, गेहूं का रस्ट रोग कवक, और भिंडी की पीत रोग जो है विषाणु। 1 2 3 सही। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है।
क्वेश्चन नंबर 42, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसका? तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। क्वेश्चन नंबर 43, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर घटती है, द्रव की श्यानता घटती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है आर्द्रता एवं ताप दोनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाँ, सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। पहला है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या मापता है? तो एनीमोमीटर मापता है वायु का वेग। दूसरा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप। तीसरा है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ क्या मापता है? बैरोग्राफ मापता है वायुमंडलीय दाब, सही है। और ये जो हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता मापता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो बरखान स्थलाकृति का संबंध है मरुस्थल से। क्वेश्चन नंबर 47, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है किसके लिए? यह आवश्यक है वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए। 1, 2, 3। अच्छा ये बताइए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब? 22 मई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। और लीलावती कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है? ये है मैथ यानी गणित से संबंधित पुस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है। तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,756 और भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075। 12,756 भूमध्य रेखीय व्यास है और परिधि है 40,075। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उन्हें प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र के लिए, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये जो है इसमें सिर्फ कुल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 साल का होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 7 होते हैं राज्यसभा के और 15 होते हैं लोकसभा के। लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। किस समितियों को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को हम लघु लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? तो जुड़वा बहन लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों को जुड़वा बहन भी बोलते हैं। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? विरोधी दल के नेता को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा को सौंपते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य की संख्या 22 है जिसमें 7 राज्यसभा का और 15 लोकसभा के। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को कहां से किया गया था? राजस्थान से। और ये जो है पंचायती राज का शुभारंभ तो राजस्थान से किया गया, लेकिन राजस्थान के किसी मात्र एक जिला में किया गया था। और इसके बाद जो आंध्र प्रदेश में किया गया, तो आंध्र प्रदेश के पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया। चलिए 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, ठीक है। त्रिस्तरीय के बारे में किन्होंने, त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में किसने कौन सी समिति सिफारिश दी थी? वो दिए थे बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति, ठीक है। चलिए 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका से संबंधित। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 1 कोटा 3 सदस्य, 3 सीटें। चलिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50%? तो बिहार राज्य ने। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? थंगून समिति। कौन सी समिति थी? थंगून समिति। किस समिति ने पंचायतों को सर्वाधिक संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? LM सिंघवी समिति। पंचायत किस सूची के अंतर्गत है? तो राज्य सूची के। चलिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समिति आ गया। सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताए थे 1957 में। दूसरा अशोक मेहता समिति जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताए थे 1977 में। PV के राय समिति 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थंगून समिति 1988 में। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया LM सिंघवी समिति किस चीज़ से क्या बताना चाह रही थी, क्या करने के लिए बोल रही थी, और थंगून समिति भी क्या बोल रही थी। अभी मैंने ऊपर ही थोड़ा देर
थोड़े दिन पहले पढ़ा है, देख लीजिए आप यहाँ पे है। सिंघवी समिति बता रही पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, और जो थंगो समिति वो बता रही थी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। आशा करता हूँ सेट बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है, सीधे आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सुपर कॉप RJ, आपको डायरेक्ट आ जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और वहाँ पे आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा। पब्लिकली चैनल है, पब्लिकली ग्रुप है, आराम से आप मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद रही बात, अगर वहाँ से आप नहीं जुड़ पाते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ भी जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।